बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हमारे शहर लाहौर में बहुत सारे लीजेंडरी पुलिस ऑफिसर सर्विस करके गए। मैं 1963 से लाहौर से बाहर निकल आया और 63 से पहले जो लोग वहाँ पे आईजी रहे, जिनका चर्चा मैं सुनता रहा। लाहौर तो 63 से पहले, 63 के बाद इसलिए कि मैं आर्मी सर्विस में आ गया, घर तो वहीं है, सब कुछ वहीं, और उस लिहाज से मेरा ताल्लुक और मेरा राब्ता तो मौजूद है। लेकिन उस वक्त पे जब मैं वहाँ पे खुद स्टूडेंट था, तो पुलिस ऑफिसर जिनका बड़ा चर्चा होता था, उनमें एक मिस्टर निबलेट थे, जो कि बरतानवी नियाद थे या एंग्लो इंडियन थे, और क्या ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने नकूश छोड़े। वो शख्स नज़र आता था शहर में हर जगह। चुनाचे कहीं भी कोई बलवा फसाद, ये उसके लोग मौजूद होते थे, वो खुद मौजूद होता था, तो बड़ा अमन रहता था। लेकिन बाद में जब अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग उनका दौर आया, तो वो बड़े सख्त गिर थे। लेकिन वही दौर था, वही वक्त था कि वहाँ पे बदमाशों की टोलियाँ थी। वो ऐसे ग्रुप थे, ग्रोह थे कि फलां बुढ़ा गुजर ग्रुप, कोई अच्छा ग्रुप, कोई और, इस तरह वो पार्टियाँ थीं। और कत्ल गारत और एक दूसरे के इलाकों में जाके फायरिंग और चाकूजनी, ये काम बड़े होते थे। मुझे याद है कि उस वक्त एसएसपी थे, जो बाद में आईजी पुलिस भी रहे, हाजी हबीबुर रहमान। ये हमारे आर्मी में जनरल मुजीबुर रहमान होते थे, उनके भाई थे। और इनको नवाब कालाबाग ने हुक्म दिया कि लाहौर शहर में बदमाशी ख़त्म करनी है। कोई पुलिस ऑफिसर दलेरी नहीं दिखाता था जाके, वो इन बदमाशों को हाथ डालने से डरता था। बहुत सारे लोगों को तो वो रिश्वत दे के बदमाशों ने अपनी मर्जी के लिए अपने 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 साथ रखा हुआ था। लेकिन जो नहीं भी रिश्वत देते थे, वो डरते थे कि इनको हाथ डाला तो कोई और मसला न बन जाए। लेकिन हाजी साहब ने बदमाशों का ऐसा कलाकामा किया वहाँ पे कि लाहौर शहर में मुकम्मल तौर पे अमन हो गया। वो कलाकामा उन्होंने खुद बदमाशों को पकड़ के थानों में ला ला के खुद उनकी ठुकाई की, ऐसी ऐसी कि लोग कानों को हाथ लगाते थे। फिर मुकदमात भी बने, जेलें भी, सजाएं भी दी। हाजी साहब ने इसको एक मिशन के तौर पे लिया और हाजी हबीबुर रहमान ने उसको, अपने मिशन को पूरा किया। हाजी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था अहमद मुनीर, जो कि एक जर्नलिस्ट है, उनको सीनियर सहाफ़ी हैं। और अहमद मुनीर ने उनसे 4226 सवालात पूछे। उनके जवाब जो उन्होंने दिए, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि मैं आपके सामने रखूँगा। ये इंटरव्यू जो है, ये सवालात और जवाबात, ये किताबी शक्ल में भी छप चुके हैं और मुख्तलिफ जगहों पे अवेलेबल हैं। सवालात तो अपनी जगह पे, लेकिन जवाबात मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। पहला जवाब, ये सिलेक्टेड है क्योंकि चंद एक जो मुझे मीडिया में, सोशल मीडिया में दिए किसी ने, मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगे, मैंने कहा आप लोगों के नॉलेज के लिए भी ये चीज़ सामने रखी जाए। पहले सवाल का जवाब था कि ताहिरा सैयद को खर ने फ़ोन किया, मुस्तफ़ा खर, कि आप लंदन जा रही हैं, मैं भी लंदन जा रहा हूँ। ताहिरा सैयद ने जवाब दिया, आप जितने जी चाहे कोशिश कर लें, मैं आपके काबू नहीं आऊँगी। उसकी बीवी अपना पर्स कराची भूल गई। पर्स लाने के लिए जहाज़ खास तौर पर कराची भेजा गया। जनरल मुशर्रफ के साथ नवाज शरीफ की डील में मजीद निज़ामी और हाजी हबीबुर रहमान भी शरीक थे, ये डील करवाने वालों में थे। एक जज दोनों पार्टियों से पैसे लेता था, लेकिन फैसला इंसाफ पर करता था। हारने वाले के पैसे वापस कर देता था। पाकिस्तान स्टील मिल्स का चेयरमैन उस्मान फारूकी हर महीने जरदारी को 1 करोड़ रुपया पहुंचाता था।
अगले क्वेश्चन के जवाब में वो कहते हैं कि कौमी इत्तेहाद की एजिटेशन और भुट्टो की फांसी के पीछे इजराइल का हाथ था। एजिटेशन के दौरान मौलाना मौदूदी के नाम 30 लाख रुपए का एक गैर मुल्की चेक मैंने पकड़ा, यानी उन्होंने पकड़ा था, हाजी साहब हाजी हबीबुर्रहमान। जमात इस्लामी के दो अहम आदमी हमारे लिए इंटेलिजेंस करते थे और पीपल्स पार्टी के भी 3 जियाले ये काम करते थे। उनमें कौसर न्याजी तनख्वाह पर काम नहीं करते थे, यानी कौसर न्याजी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे लेकिन वो मुफ्त करते थे। लेकिन कभी कभार कौसर न्याजी अपना कोई काम करवा लेते थे, कोई सिफारिश करवानी है, कुछ और करना है। फिर फरमाते हैं कि मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी हमसे 500 रुपया महीना लेते थे। जब मैं नहीं पहुंचाता था, यानी हाई साहब जाके खुद अगर नहीं देते थे, तो मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी वो 500 रुपया लेने के लिए खुद आ जाते थे। हाई साहब उनके बारे में ये कहते हैं कि काम का बंदा वही होता है जो थोड़ी बहुत मुखालफत करे और अंदर खाने हुकूमत के लिए काम करता रहे। फिर एक क्वेश्चन के जवाब में वो कहते हैं कि जब भुट्टो साहब पर मुकदमा चल रहा था तो पीपल्स पार्टी के 3 जियाले यानी अमानुल्लाह खान, गियासुद्दीन जानबाज और अमीर हबीबुल्लाह सादी हमारे लिए मुखबरी किया करते थे। उन्हें हमने समनाबाद की एक कोठी ले दी थी और वहां पे तमाम सहूलतें उनको फराहम कर दी थी। वहां से वो काम करते थे। शेख मोहम्मद रशीद, शेख रशीद थे उस जमाने में पीपल्स पार्टी के। शेख मोहम्मद रशीद शेखपुरा में औरत बनकर दूध बिलो रहे थे, उन्हीं की मुखबरी पर पकड़े गए। मौलवी मुश्ताक की अदालत में बम चलाने की मनसूबाबंदी भी इन्हीं जियालों ने हमें बताई थी, यानी मुखबरी इन्हीं की होती थी जिससे पुलिस को पता लगता था कि क्या होगा। फिर एक सवाल के जवाब में कहते हैं कि नवाब काला बाग को शराब और औरत से सख्त नफरत थी। चौधरी ज़हूर इलाही को उन्होंने हवालदारी पर बहाल करके ड्यूटी पर तलब कर लिया था। मुर्तज़ा भुट्टो के बारे में कहते हैं कि मुर्तज़ा भुट्टो ने आसफ अली जरदारी की एक मूंछ कटवा दी, दूसरी आसफ जरदारी ने खुद ही मुड़वा दी। बेनज़ीर ने जरदारी से मुर्तज़ा भुट्टो को सिर्फ फेंटी लगाने का कहा था, लेकिन बात आगे बढ़ गई। फारूक लगारी के बारे में कहते हैं कि फारूक लगारी बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म न करते तो एक अहम आदमी कत्ल हो जाना था। जो अरबपति भाग गया उसकी सिफारिश चौधरी शुजात ने की। मैं कासिम भट्टी के घर में मुकीम रहा, वहां 8 मन सोना जमीन में दफन था। अब्दुल्ला मलिक और प्रोफेसर एरिक सिप्रियन ऊपर के लेवल के लोग थे। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो को मिलने वाले एरिक सिप्रियन कम्युनिज्म के मुतल्लिक मेरा सोर्स थे, यानी कम्युनिज्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती थी वो प्रोफेसर एरिक सिप्रियन मुहैया करते थे। इसीलिए 2 दफ़ा मैंने उन्हें मॉस्को के लिए टिकट लेके दिया। फिर पंजाब के गवर्नर की बात करते हैं कि नवाब सादिक हुसैन कुरैशी को अपने साथ मिलाने के लिए नवाज शरीफ ने उनके नाम 35 कनाल की सिफारिश कर दी। इकबाल टिक्का ने रातों रात 35 कनाल पर कब्जा कर दिया। नवाज शरीफ ने MNS के लिए सारे मालशिए हॉलिडे इन में जमा कर लिए थे। भुट्टो साहब ने कुरान शरीफ पर लिख दिया कि हुस्ना शेख मेरी बीवी है, उसके घर से सिर्फ वही कुरान शरीफ चोरी हुआ जिस पर भुट्टो साहब ने पहली बेगम के घर मोडेरो से जब जेवरात चोरी हुए तो SP लाड़काना पंजल खान ने मुमताज भुट्टो की तरफ इशारा करते हुए भुट्टो साहब से कहा, साईं चोर तो आपके साथ है। जनरल ज़ियाउल हक ने फौज की पासिंग आउट परेड में मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान बांटी, फिर भुट्टो साहब से माफी मांग ली। भुट्टो साहब हर एक की बेइज्जती कर देते थे, इसीलिए जब उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया तो डॉक्टर मुबशर हसन,
हफीज़ पीरज़ादा, मलिक मिराज खालिद और कौसर न्याजी वगैरह जनरल ज़ियाउल हक से मिलते, तहफ़्फ़ुज़ मांगते और अपनी वफादारी का यकीन दिलाते रहते थे। जाम सादिक को नुसरत भुट्टो ने बास्टर्ड कहा तो उसने जवाब दिया, अम्मा आपने ठीक फरमाया। पप्पू के कातलों को सरेआम फांसी इसलिए दी गई ताकि भुट्टो की फांसी के लिए लोग ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। जर्नैल भुट्टो को मई जून 1978 ही में फांसी लगा देना चाहते थे। उनकी फांसी पर ज़ियाउल हक और जस्टिस अनवारुल हक मुत्तफिक थे। जनरल ज़िया की हदायत पर मैंने लियाकत बाग फायरिंग केस तैयार कर रखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो को छोड़ दे तो फिर इस केस में उन्हें फांसी दे दी जाए। यानी जो लियाकत बाग में फायरिंग का केस हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, वो फिर भुट्टो साहब के ऊपर दूसरा मुकदमा उसका बना दिया जाए। बदनीयती का यह आलम था कि कसास और दियत ऑर्डिनेंस पास होने के बावजूद उसे भुट्टो की फांसी के बाद नाफज किया गया। मसूद महमूद को वादा माफ गवाह बनाने में राब्ताकार सेठ आबिद थे। सेठ आबिद अपने वक्त के बड़े मशहूर स्मगलर थे। बाद में उन्होंने छोड़ दी स्मगलिंग और फिर डेवलपमेंट का काम किया। वो मसूद महमूद को उन्होंने तैयार किया कि वो वादा माफ गवाह बने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। ज़ियाउल हक ने खुद को अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए रेफरेंडम का फैसला कर लिया था। खर ने यानी गुलाम मुस्तफ़ा खर ने जनरल ज़ियाउल हक को परेड में उड़ाने का प्रोग्राम बनाया। सेठ आबिद ने जाके जनरल ज़ियाउल हक को बता दिया और अपना सोना वापस ले लिया। जो स्मगलिंग का सोना उनका जब्त हुआ था वो वापस ले लिया। नवाज शरीफ से पहले उनके रूहानी बाप जनरल ज़ियाउल हक ने लिफाफों की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया था। बाज़ एडिटरों को मेरे भाई जनरल मुजीब के हाथ लिफाफे भेजे जाते थे। नूरजहां के फ़ोन पर भी टेप लगाई गई लेकिन जल्द ही हटा दी गई क्योंकि वो बड़ी गंदी गालियां निकालती थी या अपने मुखातिब से कहती थी सोनिया मनमोनिया। ज़ियाउल हक ने यह जानते हुए कि अनवर शमीम एक करप्ट आदमी है, उसको एयरफोर्स का चीफ बना दिया। उसकी बीवी अपना पर्स कराची भूल गई। पर्स लाने के लिए जहाज खास तौर पर कराची भेजा गया और अगले सवाल के जवाब में बताते हैं कि गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी को शराब हलाकू खान सप्लाई करता था। मैं नहीं जानता कि हलाकू खान कौन। जनरल जहांजे बरबाब वो ईस्ट पाकिस्तान में पहले थे, फिर वहां से पोस्ट होके मगरबी पाकिस्तान आ गए 1971 की जंग के उन्हीं दिनों में। सो उनके बारे में कहते हैं कि जनरल जहांजे बरबाब ने ईस्ट पाकिस्तान से 50 लाख रुपए लूटे थे। जनरल ज़िया ने उन्हें सिंध का गवर्नर लगाया तो एक बर्मी औरत के पीछे लग गए। उसके खामद को रोजाना पुलिस से जूते लगवाए जाते। एफ के बंदयाल जनरल ज़ियाउल हक के कदमों में बैठ गया तो जनरल ज़िया ने उनके दामाद को कीनिया में सफ़ीर लगा दिया। अनवर सैफुल्ला हेरोइन स्मगलिंग में पकड़ा गया तो गुलाम इसाक खान और कुलसूम सैफुल्ला दोनों उसे छुड़ाने के लिए अमेरिका पहुंच गए। ये वो चंद सवालात हैं जो हाजी हबीबुर रहमान साहब ने मुनीर साहब को उनके किताब के लिए। मुनीर अहमद मुनीर एक सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने 4226 सवालात उनसे किए थे जिनमें से चंद एक के जवाब आपके सामने रखे क्योंकि मेरे लिए ये दिलचस्पी का बायस थे। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।